हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम 11.2 क्लास जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी हम एक्सरसाइज 11.2 को आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जांपल्स की थी और सबसे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट किया था। और बेसिक पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बेसिक पार्ट अच्छे से आता है तो आपको पता है हमने एग्जाम्पल्स में उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया, हमें लास्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर मैं जस्ट ब्रीफिंग करना चाहूँ तो बेसिक्स वाली वीडियो की, तो हमने लाइन के बारे में सीखा कि अगर पैरेलल वेक्टर और पॉइंट गिवन है या दोनों पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वेक्टर कार्टीजियन। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताया और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि आप वेक्टर फॉर्म ही याद रखोगे, इसको आप कम याद रखना। ठीक। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, कुछ डेरिवेशंस की थी, ऑब्जर्वेशन जिनको मैं बोलता हूँ कि अगर डायरेक्शन को साइंस गिवन हो तो हम एंगल इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ये वाली कंडीशन है। फिर लास्ट में स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करें। तो ये सब कुछ स्पेस में पॉसिबल है, तो वहाँ पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी। ये कंप्लीटली जो आपको बताने वाले मेरी तरफ से था कि हम हमेशा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स लिखी थी। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर लाइंस पे मतलब आपको ये कुछ 3 बातें बताई हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और फिर कुछ मैंने आपको कन्वर्जेंस बताई थी कि हम वेक्टर फॉर्म से कार्टीजन में जा सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर से कार्टीजन में जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो आपको आज की वीडियो में भी कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 - 3/13 - 4/13, 4/13, 12/13, 3/13, 3/13 - 4/13, 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब 3 लाइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है और L3 L1 के परपेंडिकुलर है। मतलब सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। उनके बीच में क्या एंगल है, 90। पहली बात, यहाँ पर हमें एंगल ढूंढना है तो हमें एंगल का कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। देखो, हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सोचा करो कि लाइन का क्वेश्चन है तो इसमें मैंने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, इक्वेशन, एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले ये डिसाइड कर लो ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये मुझे पता है कि एंगल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुझे आपको एक अच्छी बात बतानी है, एक बुरी बात बतानी है। अच्छी बात ये है कि 3D के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। और बुरी बात ये है कि आप जब खुद करने बैठोगे तो वो हो सकता है कि आपसे वो सॉल्व ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ना डायरेक्टली फॉर्मूलाज को क्रैम करते हैं। जैसे इक्वेशन का फॉर्मूला याद कर लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एंगल का, और क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं तो क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे आपको यही बताना है। और मैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मुझे आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको एक थॉट प्रोसेस देना है। तो यहाँ पर मैं आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये डिसाइड करो कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये एंगल का क्वेश्चन है। अब ये एंगल का क्वेश्चन है ना, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने की कोशिश करूँगा। दोनों बहुत ईजी हैं, दोनों किसी के भी माइंड में आ सकते हैं। दोनों मेथड करवाने का पर्पज़ ये है, दोनों मेथड करवाने का जस्ट पर्पज़ ये है कि आपको ये ना लगे। देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला, आपको लगा सर बहुत इजी है। जब खुद करने बैठोगे तब आपसे ये नहीं होगा। कई बार बच्चों को यही नहीं समझ आता क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या गया। और डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन लिख लो, ये आपको पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड है जो, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताइए डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल के अंदर, मैंने आपको बताया ना। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमने कहाँ पर जाना है, इक्वेशन, एंगल या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे एंगल के पास जाना है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, इस तरह से हम जो है वो गैस कर सकते हैं।
तो यानी कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं जस्ट इनके नेम लिख लेता हूँ। ऐसा करो, इसको लिख लो L1 12/13, M1 -3/13, N1 -4/13। सेम वे से L2 लिख लो 4/13, 12/13, 3/13। और L3 जो है उसको ऐसे लिख लो L3 = 3/13 -4/13, 12/13। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, कोई भी दो लाइंस आप पिक कर सकते हो, कोई भी दो लाइंस आप पिक कर सकते हो। जैसे let us take line 1 and line 2। ये जस्ट फॉर्मेलिटी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे सब कुछ बताना है। ठीक है, ये कंप्लीटली सभी स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, पेपर में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये जस्ट मुझे आपको समझाना है। आपको हमेशा बोलता हूँ, सल्यूशन देना और आपका सल्यूशन को समझना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। सल्यूशन को समझना और उसको पेपर में लिखना ये अलग बात है। मैं आपको सल्यूशन दे रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, बट जब आपने समझ लिया तो आप उसको एग्जाम में तो अपनी मर्जी से लिखोगे, अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे। ठीक है, तो L1 और L2 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, नाउ cos थीटा = L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, वेयर थीटा इज angle between L1 and L2, तो which implies cos theta = तो ये वैल्यूज आपके सामने ही है, 12/13, 4/13, -3/13, 12/13, -4/13, 3/13, मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा = कितना आ गया, 48/169 -36/169 -12/169। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो सेम आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0/169। ठीक है, क्योंकि 48 में 36 गए, 12 -12 0, तो cos थीटा कितना आ गया, 0, विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री और π/2। ठीक है, थीटा कितना आ गया, 90 और π/2। अब सेम वे से L2 और L3 की बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने L2 और L3 को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के एंगल चेंज कर लिया, छोटी छोटी डिटेलिंग है। cos फाई L2 L3, पहले L1 L2 था, मगर मेनली तो हमें देखो, ऐसा मत, इसको क्रैम मत करो, L1 L2 तो है, इसका मतलब यही है कि पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस दूसरी के। ठीक है, सभी वैसा ही हैं। अब यहाँ पहले L2 है, दूसरी L3 है, M2 है, M3 है। ठीक है, तो cos फाई = अब L2 कितना था, लास्ट पेज में चेक करना, 4/13, ये कितना है, 3/13। M2 है हमारा 12/13 और M3 है हमारा -4/13। सेम वे से N2 है हमारा 3/13 और ये है 12/13। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 12/13 -48/169, सॉरी यहाँ 169 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 169। ठीक है, तो यहाँ पर 36/169। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही है, तो कितना आएगा, एलसीएम सेम,
-48 + 36/169 तो कितना आएगा 0/169 तो कितना आ गया 0 विच एम्प्लाइज cos फाई कितना आ गया 0 विच एम्प्लाइज फाई कितना आ गया 90 और π/2 तो ये भी हमने बहुत ईजिली कर लिया। अब सेम वे से लास्ट रह गया L3 और L1 उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट है L3 और L1 लास्ट लाइन है ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा एंगल ले लिया, अल्फा एंगल L3 और L1 के बीच में है L3 L1 M3 M1 N3 N1 तो cos अल्फा इज इक्वल टू L3 हमारा कितना है 3/13 और L1 है हमारा 12/13 M3 है हमारा -4/13 और M1 है -3/13 प्लस अब जो N3 है वो हमारा 12/13 है और जो हमारा N1 है वो है -4/13 तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 36/169 12/169 -48/169 आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0। तो 0/169 सारी फॉर्मेलिटी है तो अगर 0 आ गया तो विच एम्प्लाइज अल्फ़ा कितना आ गया 90 और π/2 तो वैसे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है कि L1 और L3 के बीच में एंगल 90 है, L2 और L3 के बीच में एंगल 90 है, L1 और L2 के बीच में एंगल 90 है। तो मतलब सभी लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अब जस्ट आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ, वो भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान है, ये कुछ मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आपकी मुझे नॉलेज के लिए बताना है। अब देखो जल्दी जल्दी से सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये 3 लाइंस हमें गिवन है तो तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। बट आपको पता है कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था हाँ जी, आपको मैंने बताया था कि अगर ये जो मतलब कि यहाँ पर नहीं है, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ जी ये रहा, आपको मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं तो ये डायरेक्शन को साइंस है, मतलब जो ऊपर एक्स वाई और जेड है वो डायरेक्शन रेशोज़ हैं। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशोज़ गिवन है देन सॉरी अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है देन डायरेक्शन रेशोज़ आर गिवन बाय। तो डायरेक्शन रेशोज़ कैसे गिवन होंगे, A1 12, B1 -3, C1 -4, A2 4, B2 12, C2 3, A3 3, B3 -4, C3 12। अब ये मेथड बताने का रीज़न यही है कि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी हम ऐसा ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपको किसी पॉइंट पर ये ना लगे कि सर आप हर मेथड क्वेश्चन में मेथड चेंज कर रहे हो तो हम कैसे याद रखेंगे। तो मैंने इसलिए आपको दोनों ऑप्शंस बताई हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो ये दोनों ऑप्शंस आप कर लोगे। आपको पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के बीच में ये रिलेशन होता है। तो उन्होंने हमें बोला कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर चेक करो। तो हम क्या करेंगे, हम लाइन 1 L2 L1 L2 L2 L3 और L3 L1 का चेक करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देख लो तीनों केसेस मैंने आपको करके दिखा दिए। L1 L2 लिए तो वहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक किया 0 आ गया। L2 L3 लिए तो डायरेक्शन रेशियोज कौन से हुए A2 A3 B2 B3 C2 C3 चेक किया 0 आ गया। L3 L1 लिया A3 A1 B3 B1 C3 C1 कैलकुलेट किया 0 आ गया। मतलब तीनों केसेस में लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर all three lines are mutually perpendicular to each other। ठीक है। अब देखो मैंने आपको दोनों मेथड जो पॉसिबल मेथड थे आपको बताने की कोशिश की है।
अगर मुझे सिर्फ आपको सल्यूशन देना होता, देखो मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बताता हूँ, ताकि आप मेरे अंदर की ऑनेस्टी देख सको कि मैं मैथ्स को लेके कितना पैशनेट हूँ, मतलब मैं कितना ऑनेस्ट हूँ मैथ्स को लेके। आप खुद सोचो, मैं इसका एक सोल्यूशन दे के निकल सकता था कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी, बट बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता कि सर, वो सोचते हैं ऐसा अपने मन में, शायद कुछ बच्चे करते भी होंगे खुद से कि इसको करके देख लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कौन करेगा, छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन ही है। तो मैं आपको वही पॉसिबल मेथड बताने की कोशिश करता हूँ कि यस, मैं वो उन सब बच्चों को हौसला देना चाहता हूँ जो उनके मन में बात है, वो सोच रहे हैं कि सर इसको डायरेक्शन रेशियो से कर सकते हैं क्या, तो वो मैंने आपको करके दिखाया। डायरेक्शन रेशियो से भी आप कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन से भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड वैलिड है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हो। सो अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 3 5 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको MCQs या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो जिन बच्चों के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने सिर्फ फॉर्मूलाज को याद किया है, उनको उनकी फॉर्मूलाज को सिर्फ रट्टे मारे हैं, उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं करवा तो दूंगा, वो कर तो लेंगे, मैं करवा दूंगा, वो कर लेंगे, मैं बताऊंगा कि ये निकाल लो, वो कर लेंगे, मैं बताऊंगा ये निकाल लो, वो कर लेंगे, डॉट कर दो, कर लेंगे, क्रॉस कर लो, कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई बताता जाएगा उनको कि ऐसा ऐसा करना, वो कर लेंगे, बट खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर दो लाइंस हैं, जो एक लाइन तो इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन जो है दो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें इनके बीच में एंगल देखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो प्रूव करवाना है। तो बेसिकली फिर से आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करूंगा। तो हमें एंगल ही बेसिकली निकालना है, 90 प्रूव करना है। तो अगर हमें एंगल निकालना है, आपको पता है एंगल हम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स, दो पैरेलल, जो भी वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है वही लाइन में भी एंगल होता है। और आपको पता है हमने दो इक्वेशंस की थी, एक तो ये वेक्टर वाली जो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये सिचुएशन तो नहीं है हमारे पास, ये सिचुएशन है कि दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और आपको पता है कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका वेक्टर मैं खुद से लिखता हूँ, ध्यान से कंपेयर करके देखो, ये m वेक्टर है, यहाँ पर b माइनस, मतलब उसका पैरेलल वेक्टर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले वेक्टर निकाल लेंगे, फिर बाद में उनके बीच में एंगल फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सारा थॉट प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई है, अदरवाइज इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो लेट लाइन 1 passes through a 1 -1 2 एंड b पॉइंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका पैरेलल वेक्टर जो है वो मैं लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर, कोई भी लिख सकते हो, मैं ए बी वेक्टर लिखने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज ए बी वेक्टर कितना आएगा, b माइनस ए, तो 3 -1 आई कैप, 4 -1 जे कैप, और -2 के कैप, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए बी वेक्टर कितना आ गया, 2i + 5j - 4k। तो ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। अब चाहो तो इसको डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, और इसको आप ये भी लिख सकते हो, लाइन L1 इज गिवन बाय 2 5 -4। अब सेम वे से जो सेकंड लाइन है उसके भी हम डायरेक्शन रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो सेम वे से लाइन L2 है जो C और D पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने नेम दे दिया, तो यहाँ पर हम CD वेक्टर लिख लेते हैं। फिर आपको बता देता हूँ, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो, DC वेक्टर भी ले सकते हो। तो 3 -0 I कैप, 5 -3 J कैप, 6 -2 K कैप। तभी बोलते हैं कि 3D को आप वेक्टर्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमने इतना निकाल लिया। तो देयरफॉर इसके भी डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो लिख सकते हो। तो डायरेक्शन
रेशो ऑफ सी डी वैक्टर या लाइन L2 वैक्टर इज गिवन बाय 3 to 4। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बशर्ते 3D में, खासकर 3D में, बशर्ते आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये AB वेक्टर इस लाइन के ऊपर है, CD वेक्टर इस लाइन के ऊपर है, तो अगर इनकी मैं डॉट कर दूं, 2 3 6, 5 2 10, -4 4 16, कितना आ गया 0। और अगर दो वेक्टर्स की डॉट 0 है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ए बी परपेंडिकुलर है। अगर ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो जस्ट आपको बताने का रीज़न ये है कि बहुत सी ऑप्शंस हैं अगर आप बेसिक्स को लेके चलते हो तो इसको आपको पता, आप ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्शन रेशियोज वाला मेथड भी है, आपको पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम ये वाली कंडीशन जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ये लाइन 2 के, ठीक है। मैंने इनको नेम दे दिए A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो मैंने जस्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। वैल्यू फिल करते हैं, 2 3 5 2 -4 4, कितना आ गया 6 10 -16 मतलब 0। तो विच इम्प्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, उन्होंने हमें यही प्रूव करने को बोला था, मैंने आपको प्रूव करवा दिया। देखो इसको मैं डायरेक्शन आपको बताया ना, मैंने वेक्टर्स की डॉट से भी कर सकता था। इस तरह से मैंने आपको इसलिए करवाया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ हम यूज़ करने वाले हैं। अब उसको ऐसा करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। तो सेम वही प्रोसीजर है, लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है और हमें बेसिकली उसमें एंगल ही ढूंढना है, मतलब पैरेलल प्रूव करवाना है। पिछले में परपेंडिकुलर था, तो सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। मैं यहाँ पर आपको पहले लाइन जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जिस तरह से हमने लाइन, मतलब कि पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही मैंने लाइन L1 सपोज कर ली जो A और B से पास कर रही है। तो यहाँ पर भी हम ए बी वेक्टर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 -4 I कैप, 3 -7 J कैप, 4 -8 K कैप। तो हमारा ए बी वेक्टर कितना आ गया यहाँ पर, -2I -4 J -4 की। अब फिर से वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब लाइन L1 इज -2 -4 -4, ठीक है। अब सेम वे से लाइन 2 जो है उसके भी हम डायरेक्शन रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये लाइन 2 की बात करते हैं, तो C और D पॉइंट से ये पास कर रही है, ठीक है। तो इसका CD वेक्टर लिख लेते हैं। तो 1 -1 I कैप, 2 -2 J कैप, 5 -1 K कैप। तो CD वेक्टर कितना आ गया, ये कहेगा 2I प्लस 4J प्लस 4K। तो सेम इसके भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, मतलब लाइन L2 इज कितने आएंगे, 2 4 4, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर थे, हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले, मैंने इनको नेम दे दिए। अब वैसे आपको पता है, आपको याद होगा मैंने आपको 11.1 में भी बताया था, आपको दिखा देता हूँ कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये बताया था। और लास्ट इसकी 11.2 की बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो जो है होती है वो यहाँ प्रोपोर्शनल होते हैं वो। तो सब ऐसा करते हैं, A1/A2 को कैलकुलेट करते हैं, तो -2/2, तो कितना आएगा
-1, ठीक है। सेम वे से B1/B2 -4/4, C1/C2 -4/4। तो सर हर एक सिचुएशन में हमारी जो रेशो है वो सेम आ रही है। तो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। तो इससे पहला क्वेश्चन परपेंडिकुलर था, ये वाला क्वेश्चन पैरेलल का। तो दोनों बहुत इजी हैं, दोनों में डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाले 2 पॉइंट से और उनको चेक किया। परपेंडिकुलर के लिए उनकी डॉट कर दी एक हिसाब से मैंने, यहाँ पर इसकी रेशियो चेक कर ली, वो प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल है, वो डॉट 0 थी तो वो परपेंडिकुलर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, ऐसी ही हमने सेम एग्जाम्पल भी की थी, एग्जाम्पल नंबर शायद 6th, ठीक है। मैं आपको देख के बता भी देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6th, यस वो ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू दी वेक्टर। अब आपको पता है आपके मन में जब भी पैरेलल वेक्टर गिवन होता है या डायरेक्शन गिवन होती है तो हमारे मन में यही वाली डायग्राम जो है वो आनी चाहिए। मतलब हमारा यहाँ पर लेट ए वेक्टर कौन सा है? फिक्स्ड पॉइंट, मतलब 1i + 2j + 3k। तो नाउ आपको पता है यहाँ पर पैरेलल वेक्टर मतलब m वेक्टर, ठीक है। तो 3i + 2j। अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं वो इस पर कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी वाले इसको b वेक्टर बोलते हैं, मैं अपनी वीडियोस में इसको m वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर vector equation is given by r vector is equal to a plus lambda m। तो a कितना है? i + 2j + 3k। m वेक्टर कितना है? 3i + 2j - 2k। तो ये हमारी क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है। वैसे यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, अगर आप यहाँ पर कार्टेशियन भी निकाल दोगे तो वो भी निकाल सकते हो, आपको कन्वर्जन आती है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है? वेक्टर इक्वेशन। अब देख लो, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। तो x माइनस, ये फिक्स पॉइंट है 1, y - 2, z - 3, और नीचे इसके पैरेलल वेक्टर 3 2 -2। तो ये आपकी क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दी। वैसे यहाँ पर मेंशन भी नहीं है कि कौन सी इक्वेशन पूछी गई है, चलो दोनों भी बता देंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको दोनों लिख के बता दी। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i - j + 4k इन दी डायरेक्शन दिस। अगर मैं आपको सही बताऊँ ना सिंपल लैंग्वेज में, तो क्वेश्चन 4th और 5th में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट पूछने का ढंग बदल गया। अब देखो फिर से वही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, पूछने का ढंग बदल गया, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप उन सब के लिए प्रिपेयर हो पाओ। अब यहाँ पर बोला गया है पॉइंट दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। तो देयरफॉर ए वेक्टर कितना हुआ हमारा? 2i - j + 4k। जो भी पॉइंट गिवन होता है वो फिक्स्ड ही होगा ना, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 2 - 1 4 अपनी जगह से हिल नहीं सकता। इन दी डायरेक्शन, अब देखो ये पैरेलल वेक्टर हमें क्या बता रहा है? पैरेलल वेक्टर हमें ये बताता है कि देखो जो ये पैरेलल वेक्टर जो इसकी पोजीशन है वही लाइन 1 की भी पोजीशन होगी, मतलब उसी की डायरेक्शन में होगी। तो पैरेलल वेक्टर बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ,
तो अब देखो यहाँ मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि लाइन इन दी डायरेक्शन, आपके नोट्स के लिए, इन दी डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस के का मतलब क्या है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पर हमारा m वेक्टर कितना आ गया, i प्लस 2j माइनस के। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r vector is equal to a plus lambda m। तो r vector is equal to 2i minus j plus 4k plus lambda i plus 2j माइनस k। तो ये आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन। अब सेम वे से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो भी लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। x माइनस, अब ये फिक्स्ड पॉइंट है तो यहाँ पर 2 आएगा, y माइनस यहाँ कितना आएगा -1, z माइनस कितना आएगा 4, होल डिवाइड बाय, इसका पहला वेक्टर कितना है 1 2 -1। इसको ढंग से लिखना है तो ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पर y प्लस 1/2 z माइनस 4/-1। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट लैंग्वेज चेंज की गई थी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट का मतलब ये फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, और इन दी डायरेक्शन मतलब वो पैरेलल वेक्टर गिवन है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ ईजी बहुत है, बट आपको अगर बेसिक्स क्लियर है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू लाइन गिवन बाय x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6। अब इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, वो डायरेक्टली ऐसा थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। 2 पॉइंट दिए, इक्वेशन निकाल दो, वेक्टर से कार्टेशियन बना दो, कार्टेशियन से वेक्टर बना दो, एंगल फाइंड करो, डायरेक्टली क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हट के पूछा गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरह की 2 लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर मुझे 2 पॉइंट पता हों, अगर मुझे 2 पॉइंट पता हों तो भी मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, और अगर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर पता हो, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर होता है ये बिल्कुल इसके लाइन के पैरेलल है, मतलब मुझे लाइन की एग्जैक्ट लोकेशन सब कुछ पता लग जाता है कि लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस किस हिसाब से एंगल बना रही है। मैंने आपको सब कुछ बेसिक में समझाया था। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी यहीं के इसी के आसपास जो है वो घूमना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि क्वेश्चन किस जोन में से पूछा गया है, इक्वेशन, एंगल या शॉर्टर डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब इक्वेशन का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर, और एक और बात, आपको एक सजेशन है, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आप हमेशा उसकी रफ में एक डायग्राम बना के देख लो। जैसे इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो -2 4 -5 से पास हो रही है। अब ये इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ब्लू में है। अब ये ब्लैक लाइन हमें गिवन है x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे एक पॉइंट पता है, अगर मुझे एक पॉइंट और पता लग जाए तो भी मेरी बात बन जाएगी, अगर मुझे इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो भी मेरी बात बन जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस इक्वेशन को, ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा जैसे मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। अगर मैं इस ब्लैक वाली लाइन की, आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 5 6 क्या है, इसका पैरेलल वेक्टर है, ये मान लो m वेक्टर है। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लैक लाइन के पैरेलल है, ब्लैक लाइन m वेक्टर के पैरेलल है, तो ये m वेक्टर इसके लिए भी पैरेलल वेक्टर का ही काम करेगा। तो मैं डायरेक्टली इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये फिक्स पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है। तो इसमें हमें कोई भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ये आपको MCQs में अगर पूछा गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x - -2/3 y - 4/5 z - 5/6, z - -5/6।
तो जस्ट आप यहीं पर मतलब कि अपना ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब जिस तरह से हम क्वेश्चन को अगर मान लो आपको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है आपके नोट्स के लिए यहाँ पर मैं आपको लिख के भी एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया मैंने आपको यहाँ पर मतलब कि आपके नोट्स के लिखा है। ये लाइन L1 है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ये L2 है और यहाँ मैंने लिख दिया कि बेसिकली वी हैव, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और अगर हमें इसका पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो हमारी बात जो है वो बन जाएगी। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं L2 को। तो इसको लिखेंगे हम x माइनस, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैरेलल वेक्टर को, ये 3 5 6 ही आएगा। बट मैं आपको एक आदत देना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर बाय चांस यहाँ पर 2x + 3 होता तो आप डायरेक्टली 3 इसका पैरेलल वेक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको फिर आदत हो जाती है कि सर आपने वहाँ पर तो डायरेक्टली करवा दिया था। इसलिए मैं आपको आदत डाल रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो। तो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आपको पता है हमारी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको बोलता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये x1 y1 z1 क्या है, फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ABC के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। देयरफॉर 3 5 6 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L2, ठीक है। अब यहां पर जस्ट मैं आपको जो पैरेलल वेक्टर है वो बना के दिखा देता हूं। अब देखो ये आपकी लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर अब क्लियर दिख रहा है कि ये इसके लिए भी वही काम करेगा। तो जस्ट अब फिर से जो है आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ये जस्ट मैं आपको लिखने का ढंग दे रहा हूं। तो x माइनस 2 बाई a, y माइनस 4 बाई b, z माइनस 5 बाई c, ठीक है। आपको पता है ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, therefore direction ratios are proportional। ये तो आपको पता ही है, प्रोपोर्शनल से मेरा मतलब रहता है कि वो उनकी रेशियो सेम रहती है। तो विच एम्प्लाइज, आप लिख लो a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6 इज इक्वल टू लैम्डा। ये कोई भी कांस्टेंट या स्केलर मान लो आप, ठीक है, हम हमेशा यही मानते हैं। तो विच एम्प्लाइज यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा, b की 5 लैम्डा, c की 6 लैम्डा। अब इसको नंबर 1 दे दो, पुट इन 1। तो इसको हम 1 में फिल कर लेते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूं। देखो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा जो मैंने आपको यहां पर रफ में समझाया, यही आंसर आने वाला है, देख लेना आप, ठीक है। 3 5 6 ही आएगा। ये लैम्डा 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 आपस में कट हो जाएगा क्योंकि ये रेशियोज है। यहां पर जस्ट मैंने आपको एक बार मैपिंग दी है कि किस तरह से हम सोचेंगे। अब ये आपको लिखने का ढंग दे रहा हूं कि जब भी आप नोट्स पढ़ो आपको पता हो कि सर ने क्या करवाया था। अब देखो आपको बताइए आपका नंबर 1 था, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लो x + 2 बाई 3 लैम्डा, y माइनस 4 बाई 5 लैम्डा, z + 5 बाई 6 लैम्डा। अब ये लैम्डा लैम्डा हम कट कर सकते हैं क्योंकि रेशियोज ही हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + 2 बाई 3, y माइनस 4 बाई 5, z + 5 बाई 6। तो देख लो कितना इजीली निकाल लिया। जस्ट इसको मुझे करवाने में टाइम लग गया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके पीछे का जो भी प्रोसेस रहने वाला है, आप लिखोगे कैसे, और जब भी आप नोट्स खोलो उसकी हर एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। तो बेसिकली ये ब्लू लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी, इसका पॉइंट गिवन था। तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, या तो पॉइंट पता लगे या इसका पैरेलल वेक्टर।
अब क्योंकि ये ब्लैक लाइन इसके पैरेलल है तो मैंने इसका पैरेलल वेक्टर निकाल लिया 3 5 6। इसका पैरेलल वेक्टर, इसका भी पैरेलल वेक्टर है। इसको आपको पता है अगर ये बीच में ना हो तो ये इसका पैरेलल वेक्टर ही है, तो ये जस्ट उसकी पोजीशन ही बताता है हमेशा पैरेलल वेक्टर, और क्या होता है, तो इसलिए मैंने वो लिख लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है। कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देख लो ये बार बार एग्जाम्पल रिपीट हो रही है, और ये भी देखना आप प्लीज़ अपने जो मैंने आपको बताया था आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा जो मैंने आपको बताया था, ये बार बार यूज़ हो रहा है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ। इसको आप लिखो x माइनस 5/3, यहाँ पर 4 + 4 है तो माइनस 4/7 z माइनस 6/2। अब आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो आपको पता है x1 की वैल्यू आएगी 5, y1 की वैल्यू आएगी -4, z1 की वैल्यू आएगी 6। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए आपको इतने अच्छे से बता रहा हूँ। ये क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं -5 4 -6, ये गलत है। एक्चुअल में ये 5 - 4 6 है। सेम वे से a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 7, c कितना आ गया 2, और ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, जो उसकी पोजीशन या डायरेक्शन बता रहा है। तो नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। आपको पता है a फिक्स पॉइंट है, 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा m कितना है 3i 7j प्लस 2k। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइंड, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में। वो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 7, वहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे। तो फाइंड वेक्टर एंड कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासिस थ्रू ओरिजिन एंड 5 - 2 3। यहाँ पर एक पॉइंट तो दिख रहा है, दूसरा पॉइंट दिख नहीं रहा। आपको पता ओरिजिन क्या होता है 0, 0, 0, मतलब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हमें पता है कि इसकी इक्वेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो लेट ए वेक्टर, तो यहाँ पर आप लिख लो कि ए वेक्टर कितना है 0i, ओरिजिन कितना होता है 0, 0, 0। तो सेम वे से बी वेक्टर कितना है 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब आपको पता है कि आपकी जो वेक्टर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, 2 पॉइंट वाली। b माइनस ए मुझे चाहिए, तो नाउ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना है 5i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो विच एम्प्लाइज b माइनस ए कितना आएगा 5 माइनस 0i कैप माइनस 2 माइनस 0j कैप 3 माइनस 0k कैप। तो विच एम्प्लाइज b माइनस ए वेक्टर कितना आ गया 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब हमारा जो काम है वो हो चुका है। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
is given by r vector is equal to a plus lambda times b minus a। अब a वेक्टर कितना है, 0i 0j 0k लैम्डा। b माइनस ए कितना है, 5i माइनस 2j प्लस 3k। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। अब सेम वे से इसकी कार्टीजियन जो है वो भी लिख लेते हैं। अब देखो हमने वेक्टर फॉर्म लिख ली है तो कार्टीजियन बहुत इजी है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। आपको पता है कि x1 y1 z1 किसके होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट मतलब a के। तो यहाँ पर आप लिख लो देयरफॉर आल्सो, ऐसे लिख लो आल्सो x1 कितना है यहाँ पर 0, y1 कितना है 0, z1 कितना है 0 और x2 कितना है 5, सॉरी y2 कितना है, ये y2 है, y2 कितना है -2, z2 कितना है 3, ठीक है। तो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो विच इम्प्लाइज x माइनस 0, x2 माइनस 0, y माइनस 0, -2 माइनस 0, z माइनस 0, 3 माइनस 0। तो विच इम्प्लाइज, इसको ढंग से लिख लो, x बाय 5, y बाय -2, z बाय 3। अब ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड, ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ पर अब लिख देता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये कौन सी है, वेक्टर इक्वेशन। अब देखो इसको आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि ये 0 है ना, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3। जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसे कन्वर्ट इसको कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। अब मैं आपको यही कहूँगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 -2 -5 3 -2 6, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हमें पता है कि लेट किसी को भी ए वेक्टर मान लो 3i -2j -5k, बी वेक्टर इसको मान लो 3i -2j +6k। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको आगे जाके एक दिक्कत भी आएगी, मगर दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा आंसर क्यों हो रहा है, मैं आपको ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ आपको अभी जाके पता लग जाएगा। अब आपको पता है कि ये 2 पॉइंट्स वाला आपने अभी अभी सीखा है, लेट बी माइनस ए, हमें बी माइनस ए वैक्टर चाहिए। तो बी लिख लो 3i -2j +6k, ए कितना है 3i -2j -5k। तो b माइनस ए कितना आएगा 3 - 3i कैप -2 + 2 j कैप 6 + 5 k कैप। तो b माइनस ए कितना आ गया 0i 0j +11k। ये जो 0 आ रहा है ना, ये आपको कंफ्यूजन देगा आपको अभी अभी, देखना। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is given by r vector is equal to a plus lambda b minus a। अब a कितना है 3i -2j -5k प्लस लैम्डा, ये कितना है 0i 0j +11k। अगर आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करना है तो 3i -2j -5k प्लस लैम्डा 11k। अब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
तो ये आपकी क्या है, तो ये आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन बताया, आप यहाँ से डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म जो है वो लिख सकते हो। आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है, तो x माइनस 3 y माइनस 2 z माइनस 5 डिवाइड बाय जो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कितना है, ये पैरेलल एक्चुअल में वेक्टर ही होता है ना, b माइनस एक वेक्टर ही होता है। तो 0 0 11, ये 0 आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपना आंसर लिख सकते हो। तो जिस तरह से मैंने आपको लास्ट पेज में बताया था आप वैसे भी कर सकते हो। आपको पता है ये x1 है, तो 3 y1 कितना है, -2 z1 कितना है, -5। सेम वे से x2 कितना है, 3 y2 कितना है, -2 z2 कितना है, 6। ठीक है, तो नाउ कार्टेशियन equation of line is given by x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड इसलिए बताए हैं, दोनों मेथड इसलिए बताए हैं आपको ये ना लगे कि, अब देखो अगर मान लो आपको सिर्फ यही मेथड आता है, यहाँ से आप कार्टेशियन में जाते हो तो ये जूझ, अगर आपको पेपर में सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो पहले वेक्टर थोड़ी ना बनाओगे, सीधा कार्टेशियन लिखोगे ना। तो इसलिए आपको दोनों बता रहा हूँ, यहाँ से भी आप कार्टेशियन में जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली कार्टेशियन पूछिए तो आप ऐसे कर सकते हो। तो x माइनस 3 बाय 3 माइनस 3, y माइनस 2 बाय, अब ये y2 कितना है, -2 z -5 बाय 6 -5। तो x माइनस 3 बाय 0, ये y प्लस 2 बाय -+2 0, z प्लस 5 बाय 11। अब ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर नीचे 0 आ गया, ये तो नॉट डिफाइंड। हमने अभी तक जितना मैथ्स पढ़ा हमने यही सीखा कि अगर नीचे 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर नीचे 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड ही होता है। बट यहाँ पर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में एक रेशो है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तभी देखो 3 2 बार इक्वल है। नॉर्मली इक्वेशंस में क्या होता है, ऐसी इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ पर 3 बार इक्वल टू लिखा गया। इसका बेसिकली अगर मैं आपको मतलब समझाना चाहूँ तो तीनों रेशोज बराबर हैं, मतलब ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z प्लस 5 इज इक्वल टू 11 लैम्डा। तो यहाँ से आप मतलब कि देखा जाए तो x हमेशा 3 रहेगा, y हमेशा -2 रहेगा और z हमेशा लैम्डा के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा। तो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपने नहीं होना। अब ये भी वही बात है, अगर आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली करके आते हो तो आपको कंफ्यूजन पक्का होगी कि सर यहाँ पर कुछ हमसे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा। बट अगर आपने यहाँ पर देखा है तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता लग भी गई है, तो आप पेपर में बिल्कुल घबराओगे नहीं। तभी बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, इसमें सभी पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जाने की कोशिश वो करते हैं और मैं आपको हमेशा की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि ये जो पार्ट है नीचे 0 है, ये नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।